नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 2 मई 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़, नए प्रोडक्ट्स को जो जीआई टैग मिला है इससे संबंधित है। 3 नए प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। पहले आप इन 3 प्रोडक्ट्स के नाम जान लीजिए, उसके बाद थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। मणिपुर का चा खाओ मतलब ब्लैक राइस, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसे अब जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में टेराकोटा से बने ये प्रोडक्ट्स हैं। टेराकोटा मतलब मिट्टी। टेराकोटा से बने ये जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे हाथी घोड़ा, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, तो इनको अब जीआई टैग मिला है। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु के कोविलपट्टी काडलाई मिठाई, ये एक प्रकार से गजक है जो आप सर्दियों में खाते हो, लेकिन तमिल में इसे कहा जाता है काडलाई मिठाई। और ये कहाँ पर होती है? कोविलपट्टी, ये जगह का नाम है। ये कौन से ज़िले में है? ज़िले का नाम है थूथुकुडी। खैर, अभी एक एक करके डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चा खाओ की। चा खाओ जिसे ब्लैक राइस या फिर ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस राइस का जो कलर है ये देखो ब्लैक होता है, चिपचिपा सा चावल होता है और सदियों से इसे मणिपुर में उगाता जाया जा रहा है। एक अलग से स्पेशल तरह की सुगंध होती है इस ब्लैक राइस की, जिसका नाम है चा खाओ। ये काफ़ी ज़्यादा महंगा भी है, 1800 रुपये 1 किलोग्राम। लेकिन ख़ास बात ये है, मतलब सिर्फ सुगंध नहीं है, ख़ास बात ये है ये चावल काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। काफ़ी तरह के फाइबर्स होते हैं इस चावल में, इसलिए महंगा होने के बावजूद लोग इसे खरीदना पसंद करते हैं। ये काफ़ी तरह की बीमारियों को ठीक करने में भी सहायक सिद्ध होता है। और जो ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं जैसे हकीम वगैरह, वो रेकमेंड करते हैं इस राइस को। अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ है, बीपी की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, तब हकीम वगैरह पुराने जो वैद्य हैं वो ब्लैक राइस प्रिस्क्राइब करते हैं मरीजों को। और वैसे इसे मणिपुर में जो कम्युनिटी फंक्शंस होते हैं, जैसे किसी की शादी है, जन्मदिन है, पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही है, ऐसे फंक्शंस में ये चावल बनाया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट की, गोरखपुर टेराकोटा। गोरखपुर कहाँ पर है? यूपी में, नेपाल बॉर्डर के पास पड़ता है। गोरखपुर किस लिए फेमस है? योगी आदित्यनाथ जो अभी फिलहाल यूपी के सीएम हैं, वो यहाँ से सांसद हुआ करते थे। यहाँ पर देखो टेराकोटा यानी मिट्टी के बने ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना, हाथी बना दिया, घोड़ा बना दिया, दूसरे एनिमल्स की आकृति दे दी गई, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। सदियों पुरानी ये ट्रेडिशनल आर्ट है और इसके लिए जीआई टैग एप्लीकेशन फाइल की गई थी लक्ष्मी टेराकोटा मूर्तिकला केंद्र के द्वारा। इस एप्लीकेशन को अभी एक्सेप्ट कर लिया गया है और गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग मिल गया है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं कोविलपट्टी काडलाई मिठाई की। इसे तो आपने ज़रूर कभी ना कभी खाया होगा। इसमें क्या होता है, गुड़ से एक सिरप तैयार कर दिया जाता है जिसमें पीनट्स यानी मूंगफली के दाने होते हैं और बाद में जब ये सूख जाता है तो इस प्रकार की गजक तैयार हो जाती है। ये कोविलपट्टी काडलाई मिठाई की हम बात करें, इसको बनाने के लिए पानी जो लिया जाता है वो लिया जाता है थमीराबारनी रिवर से। इससे जो टेस्ट आता है वो नेचुरल आता है। तो काफ़ी फेमस है ये काडलाई मिठाई कोविलपट्टी की। इसे भी अब जीआई टैग मिल गया है। जीआई टैग का कंसेप्ट क्यों स्टार्ट हुआ था? देखो, कई रीजन के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। जैसे दार्जिलिंग की चाय काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लेकिन होता क्या है, दिल्ली में कोई चाय विक्रेता है, वो चाय बेचते वक्त झूठा टैग लगा देता है ये जो चाय है वो दार्जिलिंग की है। मतलब झूठ मूठ बोल देता है कि दार्जिलिंग का चाय का नाम लेकर मैं ज़्यादा दाम वसूल लूँगा। लेकिन इससे दार्जिलिंग की चाय का नाम तो खराब हो रहा है ना, क्योंकि कस्टमर को ये लगेगा अरे यार ये चाय तो दार्जिलिंग की थी, लेकिन पैसे भी ले लिए, टेस्ट बढ़िया नहीं है, मतलब कुछ खास नहीं है।
जबकि वो चाय दार्जिलिंग की थी ही नहीं। तो इस वजह से पर्टिकुलर रीजन के प्रोडक्ट्स का नाम मिसयूज ना हो, ये कंसेप्ट आया था ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का कंसेप्ट। ये टैग दिया किसके द्वारा जाता है? ये टैग दिया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री के द्वारा। ये रजिस्ट्री चेन्नई में है। और एक्ट का क्या नाम है जिसके अंतर्गत जीआई टैग दिया जाता है विभिन्न प्रोडक्ट्स को? एक्ट का नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। जीआई टैग मिलने का एक फायदा यह भी होता है, एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जा सकता है, उस प्रोडक्ट की अलग से पहचान बन जाती है, प्रतिष्ठा बन जाती है, तो बिक्री भी उस प्रोडक्ट की बढ़ जाती है। मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये 3 ट्रीटीज हैं वर्ल्ड की जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग से संबंधित हैं। पेरिस कन्वेंशन ऑन ट्रेडमार्क्स, लिस्बन एग्रीमेंट ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ओरिजिन एंड देयर रजिस्ट्रेशन, ये 1958 की हैं। सबसे लास्ट में WTO एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी ट्रिप्स। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल चिथिराई फेस्टिवल के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, ये फेस्टिवल जो है ना, ये मदुरई में होता है। इस बार कोविड-19 की महामारी के कारण पहली बार होगा कि बड़े स्केल पे ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज नहीं होगा। बस कुछ ही लोग एकजुट होंगे, वो भी सिंबॉलिक तौर पर, और उसे ऑनलाइन टेलीकास्ट किया जाएगा। मतलब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होगी, नाम मात्र के लोग इकट्ठा होंगे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, और चिथिराई फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अदरवाइज देखो, मदुरई में बहुत ज़्यादा लोग, जैसा आप तस्वीर में देख सकते हो, बहुत ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और इस चिथिराई फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। बेसिक डिटेल्स की बात करें, इस फेस्टिवल को चिथिराई थिरुविजा के नाम से भी जाना जाता है। ये एनुअल सेलिब्रेशन है जो कि मंथ ऑफ अप्रैल में मदुरई में ऑर्गेनाइज होते हैं। ये चिथिराई जो है ये तमिल मंथ है, अप्रैल में पड़ता है। 1 महीने तक ये फेस्टिवल चलता है। शुरुआती 15 दिनों में क्या होता है, गोडेस मीनाक्षी के कोरोनेशन को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसके अलावा लॉर्ड सुंदरेश्वरा का गोडेस मीनाक्षी के साथ मैरिज को भी सेलिब्रेट किया जाता है। देखो, लॉर्ड सुंदेश्वरा जो हैं वो भगवान शिव की फॉर्म हैं, और गोडेस मीनाक्षी जो हैं वो गोडेस पार्वती की फॉर्म हैं। कोरोनेशन का मतलब होता है राज्याभिषेक। जैसे हम बात करते हैं कि 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने गद्दी संभाली, उनका कोरोनेशन हुआ, ये मतलब होता है कोरोनेशन का। समझ गए? सो शुरुआती 15 दिनों में सेलिब्रेट किया जाता है लॉर्ड सुंदेश्वरा की गोडेस मीनाक्षी के साथ विवाह को और गोडेस मीनाक्षी के कोरोनेशन को, और बाद के जो 15 दिन हैं इसमें सेलिब्रेट किया जाता है लॉर्ड अलागार की जो जर्नी है, कहाँ से कहाँ तक। अलागार कोइल में काला जागर टेम्पल से लेके मदुरई तक। मैं फिर से बोलता हूँ, लास्ट के 15 दिनों में लॉर्ड अलागार की जो यात्रा है, कहाँ से कहाँ तक, अलागार कोइल से लेके मदुरई तक। अलागार कोइल में एक टेम्पल है काला जागर टेम्पल। इस टेम्पल से स्टार्ट होकर ये जर्नी जाती है मीनाक्षी टेम्पल तक, जो कि मदुरई में है। ये यात्रा सेलिब्रेट की जाती है लास्ट के 15 दिनों में। तो 1 महीने का ये फेस्टिवल है। मीनाक्षी टेम्पल के बारे में भी जल्दी से हम इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई तमिलनाडु में, वेगई रिवर के साउदर्न बैंक पर है मीनाक्षी टेम्पल। बैंक मतलब किनारा, साउदर्न किनारे पर है। किसको डेडिकेटेड है ये टेम्पल? ये टेम्पल डेडिकेटेड है गोडेस मीनाक्षी को। जैसा हमने डिस्कस किया, ये पार्वती की फॉर्म है और इनके पति लॉर्ड सुंदेश्वरा ये भगवान शिव की फॉर्म है। कब बनवाया गया था? पांड्यास के रूल के दौरान इस टेम्पल को बनवाया गया था। इसमें देखो 12 गोपुरम्स हैं। गोपुरम मतलब मंदिर के शुरुआत में एंट्री पर जो बड़ा सा टावर होता है उसे गोपुरम कहा जाता है। तो मीनाक्षी टेम्पल में 14 गोपुरम्स हैं। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया डिटेल से चिथिराई फेस्टिवल के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एक स्टेरिलाइजर के बारे में है, अतुल्य। ये एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर है
जिसे डेवलप किया गया है हाल ही में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के द्वारा। किस लिए? कोविड-19 वायरस को डिसइंटीग्रेट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। स्टेरिलाइजेशन का मतलब देखो ये होता है एक ऐसी प्रोसेस जो पैथोजेंस को, जैसे फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, स्पोर्स, इनको एलिमिनेट करते हैं, रिमूव करते हैं, मारते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं, उसको कहा जाता है स्टेरिलाइजेशन। समझ गए? फिर से बोलता हूँ, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में हार्मफुल पैथोजेंस को मारा जाता है, रिमूव किया जाता है, डीएक्टिवेट किया जाता है। तो बात करें इस अतुल्य माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर की, इसमें देखो जो नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी धातु से बने ऑब्जेक्ट्स को छोड़कर दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें गर्म किया जाता है 50 से लेके 56 डिग्री सेल्सियस के बीच। जब देखो इस रेंज में डिफरेंशियल हीटिंग होती है नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स की, तो वायरस जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ये काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है और अभी इसकी टेस्टिंग की गई। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इसको ऑपरेट कर सकते हैं, इसे इस्तेमाल करना सेफ है। और पूरा जो वज़न है इसका, ये जो मशीन है स्टेरिलाइजर जिसे डेवलप किया गया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा, पूरा वज़न है इसका 3 किलोग्राम। यहाँ पर देखो, और गर्म कर दिया जाता है किसी नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक। तो किसी नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट को अगर सैनिटाइज करना हो तो अतुल्य माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर का इस्तेमाल हो सकता है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो है ये पुणे में है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जिसे सपोर्ट किया जाता है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी है जिसका काम है मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1958 में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये एजेंसी? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, इंडिया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2020 से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के द्वारा। हर साल इस सेंटर के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है, इस बार भी रिलीज़ की गई। वैसे आप मुझे एक बात बताइए, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? जब देखो किसी पर्टिकुलर देश में लोग किसी रीजन की वजह से, जैसे कोई कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया या फिर डिजास्टर आ गया, तो किसी देश में लोग इन रीजन्स की वजह से एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो इसे इंटरनल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। एक देश से दूसरे देश में जाते हैं वो अलग चीज़ है, उन्हें तो फिर हम रिफ्यूजी कहेंगे, वो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट तो ये होती है देश के अंदर ही कुछ रीजन्स की वजह से लोग अपना घर बार छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। जैसे सीरिया का एग्जाम्पल ले लीजिए। सीरिया में इडलिब सिटी है, इडलिब सिटी को लेके लड़ाई चल रही है अभी असद रजीम के साथ। किसकी? टर्की सपोर्टेड मिलिटेंट्स ग्रुप्स की। तो यहाँ पर लड़ाई होगी। इडलिब सिटी में जो लोग रहते हैं वो अपना घर बार छोड़कर सीरिया की दूसरी सिटी में जाकर सेटल हो जाएंगे। सेटल होने का मतलब ये नहीं कि वहाँ भी उनका घर होगा, सेटल होने का मतलब है वहाँ पे कोई कैंप वगैरह इस्टेब्लिश होगा तो वहाँ पे वो रहने लग जाएंगे। ये इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है। अगर इडलिब के लोग सीरिया को छोड़ के ही चले जाते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं, टर्की में या फिर दूसरे देश में, वो अलग इशू है, वो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो रिपोर्ट की पर्टिकुलरली हम बात करें, 50 मिलियन लोग जो हैं वो इंटरनली डिस्प्लेस हुए 2019 में। सबसे ज़्यादा इंटरनली डिस्प्लेस हुए 2019 में सीरिया में। और रीजन्स जिसकी वजह से लोग इंटरनली डिस्प्लेस होते हैं सबसे ज़्यादा, कन्फ्लिक्ट यानी वार हो जाता है, सिविल वार हो गया जैसे सीरिया में चल रहा है, कोई डिजास्टर आ जाता है जैसे कोविड-19 की महामारी अभी चल रही है। 2019 में 33 मिलियन नई डिस्प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड की गई। 2012 के बाद से ही ये देखो सबसे बड़ी फिगर है। ये सेंटर जो है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, जिसके द्वारा ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट पब्लिश की जाती है, ये सेंटर देखो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वर्ल्ड का आधिकारिक डेटा पब्लिश करता है, एनालिसिस भी किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इस्टेब्लिश किया गया था 1988 में। ये सेंटर विभिन्न देशों से आह्वान करता है कि भैया आप कन्फ्लिक्ट्स को सोल्व कर लीजिए, अदरवाइज इसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, उनको
अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ रहा है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एमएसएमई आइडियाज़ पोर्टल के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूनियन मिनिस्ट्री एमएसएमई ने ये पोर्टल लॉन्च किया है, ideas.msme.gov.in। ये पोर्टल देखो एमएसएमई से संबंधित सभी स्कीम्स की जानकारी देगा, चाहे स्कीम यूनियन गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, यूटी गवर्नमेंट की हो। किसी भी गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम एमएसएमई से संबंधित चलाई जा रही है, उसकी जानकारी इस पोर्टल पर जाकर आप ले सकते हो। इसके अलावा आपकी कोई इनोवेशन है एमएसएमई से संबंधित या फिर कोई रिसर्च है, उसको भी आप इस पोर्टल पर जाकर शेयर कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। आपके पास एक आइडिया है कि मैं अपने घर के आसपास किसानों से फ्रूट्स और सब्जियां खरीदूंगा, उसकी प्राइमरी प्रोसेसिंग करवाऊंगा और बाद में उसका एक्सपोर्ट करूंगा या फिर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बेचूंगा। ऐसा कोई आइडिया आपके पास दिमाग में आया है? मतलब ये तो सिंप्लीफाई करके मैंने बताया, आइडिया जो है आपका वो और ज़्यादा यूनिक होगा, इनोवेटिव होगा, डिटेल्ड होगा। आप क्या करोगे, इस आइडिया को आप इस पोर्टल पर जाकर शेयर करोगे, बाकी लोग भी आपके आइडियाज़ को देख सकेंगे, आपके आइडिया को बाकी लोग रेटिंग भी देंगे कि हाँ भैया आपका आइडिया बढ़िया है। तो इस पोर्टल को ना वेंचर कैपिटलिस्ट के द्वारा भी देखा जाएगा। वो देखेंगे कि यहाँ पर ये आइडिया जो है इसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है, हमें भी ये आइडिया पसंद आया है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट वाले उस पर्सन से संपर्क करेंगे जिसने आइडिया शेयर किया है कि आपका आइडिया हमें पसंद आया है, हम आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं, आप आगे बढ़िए। तो काफ़ी फायदा हो जाएगा। एक तो देखो आइडियाज़ की क्राउड फंडिंग हो जाएगी, दूसरा वेंचर कैपिटलिस्ट को भी बहुत सारे ऐसे यूजर्स मिल जाएंगे जिनका आइडिया तो अच्छा है लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो कुल मिला के एमएसएमईज को काफ़ी फायदा होगा इस पोर्टल से। और जब कोई पर्सन अपना आइडिया शेयर करेगा तो वो लेवल भी बता सकता है कि मेरा आइडिया अभी कौन से लेवल पे है। सिर्फ अभी मैंने आइडिया सोचा है, या फिर मैंने नमूना तैयार कर लिया है, प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है, या फिर मैंने अपने आइडिया को कॉमर्शलाइज भी कर लिया है, लेकिन इसे आगे ले जाने के लिए मुझे पैसों की आवश्यकता है। लेवल शेयर किया जा सकता है यूजर के द्वारा। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल तो देखो सिंपल है, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, यस प्रोग्राम। इसे लॉन्च किया गया है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के द्वारा, जो कि आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इस प्रोग्राम में अवेयरनेस फैलाई जाएगी, खास करके हेल्थ के बारे में, सैनिटेशन के बारे में, ताकि कोविड-19 की महामारी से हम आसानी से निपट सकें। ये अवेयरनेस देखो काफ़ी सारे माध्यम की सहायता से चलाई जाएगी, जैसे ऑडियो विजुअल, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, फोक डांस परफॉर्मेंसेस, ट्रेंड कम्युनिकेटर्स और अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश की जाएगी, ताकि हेल्थ और सैनिटेशन से संबंधित लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता आए, उनको चीज़ें पता लगें, कैसे छींकना है, कैसे अपनी सेहत का ध्यान रखना है, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, किन चीज़ों से रिस्क ज़्यादा हो सकता है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी इस अवेयरनेस कैंपेन में। एकेडमिक, रिसर्च, मीडिया, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, इनका पार्टिसिपेशन भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये है यस प्रोग्राम, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। चलते हैं आगे। लास्ट में तो देखो क्विक रिवीजन है, आपको बताना है ट्रू एंड फॉल्स। सबसे पहले है चक हाउ उत्तर प्रदेश और नीचे है गोरखपुर टेराकोटा मणिपुर। आपको ये बताना है ये पेयर जो है वो सही है या गलत है। ये तो देखो आप आसानी से बता दोगे, क्योंकि आपको पता है गोरखपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है, तो मणिपुर यहाँ का गलत हो जाता है। खैर ऑप्शंस और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट ढंग से सेट किए जा सकते थे। ये आपने जो सोचा है बिल्कुल सही सोचा है, ये फॉल्स है। चा खाओ जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, ये ब्लैक राइस है जो कि मणिपुर का है, इसे अभी जीआई टैग मिला है। और गोरखपुर टेराकोटा ये उत्तर प्रदेश का है, तो ये फॉल्स है। दूसरे नंबर पे मीनाक्षी टेम्पल, इसको बिल्ड किया गया था पांड्यास के रूल के दौरान। कहाँ पर है? चेन्नई तमिलनाडु में। बताइए स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट देखो गलत है। मीनाक्षी टेम्पल चेन्नई में नहीं है, ये मदुरई में है।
तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नीचे अतुल्य, ये माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर है, काम है कोविड-19 वायरस को डिसइंटीग्रेट करना। बताइए स्टेरिलाइजर है या सैनिटाइजर है? स्टेरिलाइजर है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू। सबसे लास्ट में ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2020, ये किसके द्वारा रिलीज की गई है? इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन। बताइए ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट देखो गलत है, क्योंकि ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है IDMC के द्वारा, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के द्वारा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।